नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लेन्ड इन्फो में। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू को लेके 5 महत्वपूर्ण बातों के बारे में। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम लोग की हमारे लिए टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहाँ पे आप अपना कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अपना आज का जो मेन टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, 5 ऐसी बातें जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले। उसमें नंबर 1 पे जो आता है हमारा, वो होता है प्रोफेशनल आउटफिट। मतलब कि जैसे कि हमें पता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होता है, इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। कि आप जिस तरीके से इंटरव्यू के सामने जाकर पेश होते हैं, उसी से वो आपकी 50% चीज़ों को जज कर लेता है कि हाँ, आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपका एटीट्यूड क्या होगा। सो डैट ये बहुत मेन मुद्दा है। मोस्टली बच्चे बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बट वो प्रोफेशनल जो आउटफिट है उसको ध्यान में नहीं रखते हैं। सो डैट वो इंटरव्यू से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपना प्रोफेशनल आउटफिट को अपने माइंड में रखना है। वो आपके दिमाग में आएगा कि प्रोफेशनल आउटफिट में किस टाइप के कपड़े आते हैं। तो मैंने इसके लिए भी कुछ इमेजेस में ऐड करी हैं। देखिए, अगर हम गर्ल्स की बात करें तो ये सृष्टि देशमुख के सभी लोग जानते होंगे। तो ये क्या है, जो इन्होंने अटायर पहना है वो प्रोफेशनल है। आप कोई भी जो सलवार सूट है विद दुपट्टा कैरी कर सकते हैं, जैसे मैम ने किया है। ऐसे ही अगर आपको साड़ी पहनना है, मेनली आई वुड सजेस्ट यू कि आप साड़ी पहने, क्योंकि साड़ी में ना एक टीचर बहुत अच्छे से टीचर की फॉर्म में लगता है। तो साड़ी कैसी आपकी सिंपल डिसेंट होना चाहिए। आपको ज़्यादा चटक मटक मेकअप करने की या फिर हाई बड़े बड़े कुंडल झुमके पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सोबर हो, ज़्यादा हेयर स्टाइल भी नहीं दिखाना। आप शादी में या पार्टी में नहीं जा रही हैं, आप एक इंटरव्यू देने जा रही हैं। तो आपको उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे अगर आप कोई भी रंग पहनती हैं तो आप ट्राई करें कि आपके जो भी आउटफिट है वो एकदम सिंपल हो, कैजुअली लगे, जिसमें आप सादा लग रही हो। ज़्यादा आपको चटक मटक के कपड़ों रंग हो गया या फिर आपका जो सूट हो गया जिसमें डिज़ाइन बहुत है, ऐसे कपड़े बिल्कुल ना पहने। जो आपका नेक है वो अगर आपका कॉलर वाला नेक हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो इसमें आप ज़्यादा अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट कर पाएंगी। तो ये तो बात हो गई हमारी गर्ल्स के कपड़ों की कि किस तरीके से उनको खुद के लिए तैयार करना चाहिए। अगर आप साड़ी पहनती हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे ना आप में टीचर की पूरी जो क्वालिटी होती है वो निखर के आती है। और साड़ी भी आपकी सिंपल हो, ज़्यादा वैसी ना हो कि चटक मटक की, या फिर आपको सिंपल कॉटन में आप साड़ी लेके पहन सकते हैं। और सेकंड चीज़, जो बॉयज़ की बात करें हम अगर, तो बॉयज़ को जो प्रोफेशनल बॉयज़ का आउटफिट आता है वो कुछ इस तरीके का आता है कि वो कैजुअल जो आपकी शर्ट होती हैं, पैंट्स होती हैं, या फिर जो आपके कैजुअल शूज़ होते हैं, इस तरीके से कैरी कर सकते हैं। चाहें तो कोट पहनना हो तो पहन ले, ना पहनना हो ना पहने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। बट जो आपकी शर्ट है, आपकी जो पैंट है, जो आपके शूज़ हैं, जो आपका हेयर स्टाइल है बॉयज़ का भी, तो वो भी एकदम फॉर्मल लुक में होना चाहिए। आपको शाहरुख खान, सलमान खान की तरह हेयर स्टाइल रख के नहीं जाना है। आपको एक डिसेंट बॉय, जैसे IAS ऑफिसर्स होते हैं, तो किसी भी IAS ऑफिसर्स का आप अगर इंटरव्यू वगैरह देखते हो तो उसको आप एक बार देखना, उनका जो ड्रेसिंग सेंस है उसको फॉलो करना, वो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। क्योंकि आप जिस तरीके से कपड़े या पोशाक पहन के जाते हैं, उसी से आपका जो इंटरव्यूअर है, एग्जामिनर है, वो आपको जज कर लेता है। तो आपको बिल्कुल ये नहीं करना है कि ज़्यादा डार्क कलर्स पहन रहे हो। बॉयज़ भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनके कपड़े डिसेंट होना चाहिए, लुक एकदम डिसेंट वाला आना चाहिए। फॉर्मल शूज़ हो तो ज़्यादा अच्छा है। स्पोर्ट्स शूज़ पहन के ना जाएं, ब्लैक शूज़ हो या फिर ब्राउन हो, जो भी आपका है, बट आपका लुक एकदम फॉर्मल हो। ये कुछ आपके सैंपल हैं फॉर्मल लुक की, आप किसी को भी कॉपी कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। जीन्स वगैरह तो पहनना मना होता है वैसे भी टीचिंग में, तो इसको आप कैरी ना करें। तो सेकंड चीज़ बच्चों हमारी आती है, अगर हम प्रोफेशनल आउटफिट की बात को हटा दें तो उसके अलावा फिर हमारी आती है ओरिजिनलिटी की। आपको क्या करना है, आपको रियलिटी को शो करना है, आपको बनावटी बिल्कुल नहीं बनना। अगर आपसे कोई एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको 1% वो नहीं आता, तो आपको सीधे साफ शब्दों में बोलना है, सॉरी आई डोंट नो, या फिर सॉरी मुझे इसका आंसर नहीं पता। ये नहीं करना है कि आप घुमाए, आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसका आंसर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो, उसका आंसर को देने के लिए एग्जामिनर को घुमाते रहते हो। तो ये तरीका बहुत नेगेटिव होता है और आपका जो पूरा आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट है, इस पर एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो सीधे सीधे अगर आप साफ शब्दों में सॉरी कहते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ये बात अपने दिमाग में रखिए कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ऑलरेडी जो आपकी नॉलेज है उसका टेस्ट तो हो चुका है आपका रिटन एग्ज़ाम के थ्रू। अब तो सिर्फ और सिर्फ आपके बिहेवियर का या फिर आपकी जो पर्सनैलिटी है उसका टेस्ट होना बाकी है। तो
ये सिर्फ जो इंटरव्यू है ना, एक तरीके से टॉक बेस्ड है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखें और आपको खुद को सुपीरियर बिल्कुल शो नहीं करें कि आप सब कुछ जानते हैं, आप सर्वज्ञाता हैं। ये वाली जो हरकतें होती हैं ना, मोस्टली जो कम एज के बच्चे होते हैं वो शो करते हैं। तो ये वाली हरकतें नहीं करनी, आपको एक मैच्योर पर्सन के तौर पे खुद को वहाँ पे शो करना है, खुद को वहाँ पे दिखाना है। और अगर एग्जामिनर आपके सामने कोई भी ऐसी बात करता है जिसमें मतलब आपको सुटेबल नहीं लग रहा है या फिर जो आपको नहीं आ रहा, तो आप सीधे साफ शब्दों में नो बोल के आगे बढ़ सकते हैं। वो आपसे फिर नए क्वेश्चन करना शुरू कर सकता है। एक बात ध्यान में रखें, अगर आप ट्राई करते हैं कि एग्जामिनर को पागल बनाने की, उल्टे सीधे आंसर दे रहे हो घुमा घुमा के, तो ये जो एग्जामिनर है वो आपसे ज़्यादा अनुभवी है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो आपसे ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए वो आपके सामने बैठा है, आपसे पूछ रहा है, आप उसको बता रहे हो, तो वो समझ जाएगा कि बच्चे को नहीं आ रहा, बच्चा फिर भी क्या कर रहा है, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना इज़ द बेस्ट क्वालिटी। सिंपल से आप सॉरी बोलें, ओरिजिनल रहें, ये चीज़ आपके अंदर होना चाहिए। इसको आप विशेष ध्यान रखें, जैसे हैं वैसे दिखाएं। अगर आपको इंग्लिश में बात करने में मतलब सुटेबल नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, तो आप हिंदी में टॉक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो आपको निकाल के फेंक देगा अगर आप हिंदी में बोलेंगे, लेकिन लैंग्वेज जो भी फॉलो करें वही करें जिसमें आपकी कमांड अच्छी हो। या फिर अगर आप बाइलिंगुअल होकर बात करने में कंफर्टेबल है तो आप वैसे भी बात कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपकी जो बात है, जो आपके शब्द हैं, वो इतने नपे तुले होने चाहिए कि एग्जामिनर को प्रभावित कर सकें। और बनावटीपन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वास्तविकता से जुड़े हुए होने चाहिए। थर्ड चीज़ जो हमारी बच्चों आती है, पॉजिटिव एटीट्यूड, कि क्या आपका जो दृष्टिकोण है वो कैसा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, जिससे कि जो भी मतलब अगर आपको वो स्कूल में टीचर के तौर पे अपॉइंट करता है तो जो बच्चे हैं वो आपके साथ में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने में कंफर्टेबल फील करें। अगर आपने भी देखा होगा, अगर आपके स्कूल में जो टीचर्स होते हैं अगर वो ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड के होते हैं तो ऐसे टीचर से बच्चे क्या होते हैं, मोस्टली दूर भागते हैं। तो इसीलिए जो आपका एग्जामिनर है, जो इंटरव्यूअर है, वो ये चीज़ को चेक करता है कि टीचर का एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है, कि वो किस तरीके से सोचता है, उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कैसा है, कि वो कोई भी अगर समस्या होगी तो उसमें किस तरीके से बच्चों को हैंडल करेगा। तो आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में आपके अंदर क्या, पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है, कि अगर सामने वाला आपसे कुछ कह रहा है तो आप पेशेंस के साथ में उसकी बात को सुने। ये नहीं कि आपने उसकी बात पूरी होने ही नहीं दी, अपनी बात बोल दी, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर इंटरव्यू आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो फोकस के साथ में उसके क्वेश्चन को सुने और फिर उसको आंसर करें। पेशेंस रखना है, आपके लिए हड़बड़ी नहीं मचा लेनी है कि अरे मुझे तो बहुत सारा ज्ञान है, मैं सारा का सारा ज्ञान वहाँ पे उड़ेल दूँगा। तो ये वाला थिंकिंग आपको, ये वाला एटीट्यूड आपको वहाँ पे फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ आपके हाव भाव, आपका बिहेवियर, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट हो रहा है, ना कि आपकी नॉलेज का टेस्ट है। वो तो डेमो में होगा फिलहाल। फिर बच्चों देखो, फिर हमारा आता है नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर। अब ये हम सभी जानते हैं कि अगर आपको टीचर बनाया जाता है तो स्कूल में बच्चे होते हैं, उनके साथ में तमाम तरीके की समस्याएं आती हैं, तो आप किस तरीके से उन समस्याओं को हल कर पाते हो, किस तरीके से उन समस्याओं का समाधान निकाल पाते हो। तो ये वाला जो गुण है वो आपके अंदर है या फिर नहीं, इसको भी क्या करता है, वो जो एग्जामिनर होता है वो चेक करता है। जैसे कैसे करता है, जैसे किसी भी सिचुएशन बेस पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आप लोगों ने सीटेट का जब एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें मोस्टली जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं पेडागोजी के, कि एक बच्चा है क्लास में गुमसुम रहता है, किसी से बात नहीं करता, किसी से घुलता मिलता नहीं है, तो ये क्या है, प्रॉब्लम है ना। तो आपका जो नेचर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए कि इस बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर पाएँ, सो दैट वो बच्चा क्या है, एक अच्छे से ग्रो कर सके। तो इसलिए एग्जामिनर यहाँ पे आपसे कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपको वो आ रहे हो उसका आप जितनी ज़्यादा कोशिश करें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आंसर दें। कभी बच्चे को नेगेटिव ना ठहराएं कि बच्चे की गलती है, ठीक है। और अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप सिंपल सीधा नो बोल के आगे बढ़ सकते हैं, बट ट्राई करें कि आप किस तरीके से सोचते हैं। यहाँ पे आपकी जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है ना, वो काम आती है। जब भी वो आपके सामने प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन रखेगा, आते ही आते हैं, पूछे जाते हैं कि 2-4 क्वेश्चन तो आपसे ऐसे पूछेगा ही वो, कि जिसमें क्या होगा, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कि कोई भी समस्या आपके सामने आती है एज अ टीचर तो आप उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको कामली होकर आंसर देना है, एकदम शांति के साथ में, बिना किसी जल्दबाजी के। फिर सेकंड हमारा आता है, इसके लास्ट में हमारा बच्चों आता है एनसीईआरटी रीडिंग, विच इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखो, अगर आप टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी इनमें से किसी का भी इंटरव्यू देने जाएंगे, टीजीटी, तो क्या होगा, आपके लिए एनसीईआरटी का विशेष ज्ञान होना चाहिए। अगर हम बात करें टीजीटी और पीजीटी की, तो यहाँ पे क्या है, आप अपना जो भी आपका
क्लास है या जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपने फॉर्म भरा है, तो सब्जेक्ट के 2-4 टॉपिक तो एटलीस्ट आपको इस तरीके से आने चाहिए कि जिससे अगर एग्जामिनर बाल की खाल भी निकाले तो भी क्या करें, आप उसको जवाब दे सकें। 99% तक आप उन 2 से 4 टॉपिक में कॉम्पिटेंसी हासिल करे हों। बाकी आपको एनसीईआरटी को अच्छे से कर लेना है, क्योंकि जो भी आपसे वह पूछेगा ना, वहाँ पे वो एनसीईआरटी से इतर नहीं होगा। तो अगर आपके पास समय है तो आप एनसीईआरटी को पढ़ लें, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी बजाय किसी और किताब को पढ़ने के। और दूसरी चीज़ है ना कि आज का जो आपके करेंट के मुद्दे हैं ना, उसको भी थोड़ा सा आप दिमाग में रखें। आपको दुनिया से इतर नहीं होना है, क्योंकि एक अच्छे टीचर की पहचान होती है कि वर्तमान में जो समाज में चल रहा है उसकी भी उसको जानकारी होना चाहिए, जिससे वह बच्चे को भी उन चीज़ों के प्रति अवेयर कर सके। अगर मैं पीआरटी की बात करूं तो बच्चों, आपके लिए क्या करना चाहिए, 1st to 5th तक की जितनी भी बुकें हैं उन बुक्स को आप अच्छे से पढ़ें। जैसे कि अभी हाल ही में आपने देखा हिंदी की रिमझिम से कितने क्वेश्चंस आए, तो इस तरीके से वो क्या करता है ना एग्जामिनर, अगर वो आपको डेमो टीचिंग के लिए कहेगा तो आपके सामने 3-4 बुक्स होंगी, वो आपकी एनसीईआरटी की ही बुक्स होती हैं। तो उन बुक्स को क्या कहेगा, वो बोलेगा कि इनको उठाएं आप, इनको उठा के इनमें से कोई से भी 2 चैप्टर या 2 टॉपिक को पढ़ा दें। या पोएम पूछ सकता है वो आपसे, या कोई चैप्टर पूछ सकता है कि अगर मेनली क्या होता है पोएम का, आपको वो मतलब बोलते हैं कि इनमें से कोई भी एक पोएम लें और उसको आप रेसिटेट कराएंगे। अब बच्चों को कैसे समझाएंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, छोटे बच्चों को जो समझाने का तरीका होता है वो क्या होता है, आप उन्हें हाव भाव के साथ में, एक्शन के साथ में पोएम को लर्न कराते हैं, सिंगिंग के फॉर्म में कराते हैं, जिससे बच्चे को लंबे समय तक वो कविता याद रहे। या फिर जो तुकबंदी वाले शब्द होते हैं जिसको हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं, वो भी आपको थोड़ा पढ़ लेने चाहिए। तो कुल मिला के मैं आपको कहना चाहूँगी, इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है आपको वहाँ पे। हाँ, तो फिर जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे जो डेमो टीचिंग होती है, वहाँ पे क्या होता है कि एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं वही टेबल पे अवेलेबल होती हैं। एग्जामिनर आपसे कहेगा कि इनमें से कोई सा भी टॉपिक वो अपनी चॉइस से भी दे सकता है, नहीं तो वो आपको भी ऑफ़र कर सकता है कि आप इस टॉपिक को पढ़ाएं, अपनी चॉइस से कोई भी टॉपिक को इस बुक से चूज़ करें। तो अगर आप पहले से ही उन एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ लेते हैं तो आपके लिए क्या है, वहाँ पे टीचर को समझाना या फिर अपना डेमो देना काफ़ी इजी बन जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एनसीईआरटी को रीड करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किसी और स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने की कोई नीड नहीं है। ऐसा मैं आपसे इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैंने जो KVS के कॉन्टैक्ट बेसिस पे इंटरव्यू होते हैं, उसमें जो इंटरव्यू दिया था उसके बिहाफ पे हमने ये सीखा था कि वहाँ पे क्या था कि एग्जामिनर ने क्या किया था, उस 4-5 लोग बैठे थे और वहाँ पे क्या था, वो बुक्स थी, हमारा प्राइमरी के लिए इंटरव्यू हुआ था, तो वहाँ पे बुक्स अवेलेबल थी 1st to 5th प्राइमरी एनसीईआरटी की। तो हमें इंग्लिश और हिंदी में से किसी भी पोएम को अपनी तरफ से चूज़ करने का ऑफ़र दिया गया था, उसको रेसिटेट कराने के लिए कहा गया था। तो इसी तरीके से होता है, वहाँ पे कुछ अलग की किताबें नहीं होंगी। अगर आप पहले से एनसीईआरटी पढ़े बैठे हो तो आपके लिए अपनी डेमो टीचिंग देना काफ़ी ईजी पड़ता है, आपकी नॉलेज भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से, मतलब कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से इधर वो कुछ पूछता नहीं है। इसलिए तो एनसीईआरटी रीडिंग कंपलसरी है, आप इसको इग्नोर ना करें। अगर आपके पास समय है, या पीआरटी वाले बच्चों से मैं कहना चाहूँगी अभी आपके पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी आपका आंसर की भी नहीं आई है एंड उसके बाद आपकी इंटरव्यू लिस्ट आएगी, तब तक आप अपनी एनसीईआरटी को 4-5 बार एटलीस्ट 6-7 तक को पढ़ लें। नॉट ओनली 5th, 6th क्लास तक की या 7th क्लास तक की जो एनसीईआरटी है आप उसको पढ़ लें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं अच्छे होंगे। अगर वो आपसे 1-2 क्वेश्चन हाई लेवल के पूछता भी है तो आप आसानी से उसको आंसर कर पाएँ। और पीजीडी वाले बच्चों को भी मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप लोग भी प्लीज़ अपनी जो एनसीईआरटी है उसके जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से देख लें, क्योंकि वहाँ पे जो बुक्स आपको मिलेंगी वो एनसीईआरटी की बुक्स ही होंगी, उनमें से ही कोई ना कोई टॉपिक होंगे वो आपको पढ़ाने के लिए बोलेंगे, या फिर वो आपको खुद से भी बोल सकते हैं, या फिर आपकी चॉइस से भी आपको ऑफ़र कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको किसी भी इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले अपने माइंड में रख के चलना चाहिए कि आपको क्या है, फेकनेस नहीं दिखानी है, आपको झूठापन नहीं दिखाना है, आपको ओरिजिनलिटी दिखानी है। आपका जो एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आपका जो ड्रेसअप है वो कैसा होना चाहिए, प्रोफेशन होना चाहिए, जिससे कि एक सिंपल एलिगेंट टीचर की फॉर्म में आप वहाँ पे आपका लुक होना चाहिए। चटक मटक आपको नहीं करनी है, सिंपल सोबर रहना है, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, दोनों को अपना जो हेयर स्टाइल है सिंपल से मैनेज करना है। मैंने आपको सैम्पल भी दिखाए हैं, उसको आप देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग खुद को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी डेमो टीचिंग के लिए आप लोग क्या करें, अगर आपके पास टाइम है तो आप ना किसी स्कूल में जाके ट्राई कर सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, या फिर मतलब कैसे आपको टीचिंग करना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। अभी आपके पास अगर थोड़ा बहुत समय है तो जिन बच्चों का होने वाला है वो तो फिलहाल नहीं कर सकते, जिनके पास समय है तो मैं कहूँगी आपके आसपास जो स्कूल हैं तो फ्री में आप वहाँ पे जाएं
और जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, वहाँ पे अगर आप जाते भी हो और कहते हो कि मुझे पढ़ाना है तो वो आपको मना नहीं करेंगे कि आप मत पढ़ाओ, क्योंकि वहाँ पे वैसे भी गवर्नमेंट स्कूल में मोस्टली टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, हम सभी जानते हैं अच्छे से। तो आप अगर वहाँ पे डेमो टीचिंग के तौर पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, साथ ही में आपको समझ में आएगा कि बच्चों के सामने जब हम आते हैं तो किस तरीके से समस्याएं निकल के सामने आती हैं। और सेकंड चीज़, आपको बस दिमाग में ये रखो कि ये क्या है, आपका कोई नॉलेज टेस्ट नहीं है। नॉलेज टेस्ट तो आपका डेमो में होगा, लेकिन मेनली ये आपका बिहेवियर या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट है, क्योंकि नॉलेज तो आपकी चेक हो चुकी है ऑलरेडी। जो आपने रिटन एग्ज़ाम दिया है उसमें आप पास हुए हो, तभी आपका नंबर आया है इंटरव्यू के, अदरवाइज़ आपका नंबर नहीं आता। तो दिमाग में रखेंगे ये क्या है, टॉक बेस्ड एक प्रोग्राम होता है इंटरव्यू, जिसको हम अगर सिंपल बोलें तो इस टॉक बेस में आपको आपका जो सुपीरियर टीचर है उसके साथ में टॉक करनी है। आप एज अ टीचर बात करने जा रहे हो और आपको दिमाग में रखना है कि आपको शांतिपूर्वक उनकी बातों को सुनना है, उस पर जवाब देना है। और जितने भी उस पैनल में टीचर्स बैठे होंगे, अगर एक की हमारा हो गया पैनल, यहाँ पर 1 2 3 4 5 टीचर्स बैठे हैं, यहाँ पे आप बैठे हो, ठीक है, तो आपको अपना आई कॉन्टैक्ट सबके साथ में रखना है, सिर्फ एक ही पे फोकस नहीं करना है, जिससे कि आपके फेस पर डर ना लगे। अगर आप सबके साथ में आई कॉन्टैक्ट रखते हो ना, तो टीचर समझता है, तो जो एग्जामिनर है वो समझता है कि हाँ बच्चे में कॉन्फिडेंस है, बच्चा मैच्योर है, बच्चे में एक टीचर वाली क्वालिटीज़ हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, अगर आपने इनको सुना होगा पूरा तो आई होप सो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। आउटफिट का विशेष ध्यान रखें, मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जो सारी बातों को फॉलो करते हैं लेकिन अपने प्रोफेशनल आउटफिट को ही फॉलो नहीं करते हैं, तो उस गलती को आप ना करें। एंड ऑल द बेस्ट, जिनका भी इंटरव्यू है आप सब अच्छे से देख के आना। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी हमसे आप टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।